हाउसमेट्स दो ऐसी फैमिलीज की कहानी है जो एक घर में एक ही डेट और टाइम में है, लेकिन दो अलग अलग सालों में। उनके बीच पूरे 10 सालों का अंतर है। एक फैमिली 2022 में है जबकि दूसरी 2012 में। जब एक फैमिली अपनी दीवार पर कुछ लिखती है तो 10 साल बाद दूसरी फैमिली की दीवार पर भी वो लिख जाता है। वो एक दूसरे को घर से भगाना चाहते हैं क्योंकि एक दूसरे की वजह से उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल हो गई है। एक ने अपनी नौकरी खो दी है तो दूसरा अपनी जान से जाने वाला होता है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है। अंत में ये देखना है कि किस फैमिली ने अपना घर दूसरे के लिए छोड़ा है। कार्तिक एक ऐसा घर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है जिसे कोई नहीं खरीद रहा होता, क्योंकि वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसके पिता ने शर्त रखी है कि लड़के का अपना घर होना चाहिए। एक ब्रोकर वो घर उसे बहुत ही सस्ते में दिलवा रहा होता है, इसलिए कार्तिक उसे लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने दोस्त सेंथिल के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाता है। एक ऑफिसर कार्तिक से कहता है कि तुम्हारे आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट में सरनेम आगे पीछे है, जाओ पहले से ठीक करा कर लाओ। ब्रोकर तुरंत अपनी जेब से एक पर्ची निकालता है जिस पर रिश्वत की लिस्ट लिखी होती है। ब्रोकर सोचता है कि ये तो होटल के मेन्यू कार्ड की तरह लिखा हुआ है, जिसमें अलग अलग कामों की अलग अलग रिश्वत लिखी होती है। बर्थ सर्टिफिकेट के सामने 1200 रुपये लिखे होते हैं। वो कार्तिक से पैसे देने के लिए कहता है। कार्तिक बोलता है, मजाक कर रहे हो क्या? सारा पैसा तो मकान मालिक को दे दिया, उधार लेकर आपका कमीशन दिया है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। ये सुनकर ब्रोकर कहता है कि आज काम नहीं होगा, चलो यहाँ से। कार्तिक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए काम आज ही करवाना है। वो अपना पर्स निकालता है और थोड़े बहुत पैसे जो उसके पास बचे होते हैं उनको टेबल पर पटक देता है। वो सेंथिल से भी पैसे देने के लिए कहता है। वो अपनी जेब से कई सारे सिक्के निकालता है और टेबल पर फेंक देता है। ऑफिसर कहता है, इसमें 2 रुपए कम है। ये सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं। कार्तिक अपनी जेब से एक एक रुपए वाली 2 टॉफी निकालता है और टेबल पर रख देता है। वहां से अप्रूवल मिलने के बाद वो अगली टेबल पर चले जाते हैं जहां पर एक लेडी ऑफिसर बैठी होती है। वो फॉर्म देखकर कहती है, ये क्या, बॉल पेन की जगह जेल पेन से भर दिया? ये सुनकर ब्रोकर कहता है, इन्हें 2000 रुपये दे दो। दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि सारे पैसे तो उसको दे दिए, अब तो 1 रुपया भी नहीं बचा। कार्तिक कहता है, मैडम पैसे तो नहीं है, ज्वेलरी चलेगी? वो कहती है, हाँ चलेगी ना। वो सेंथिल की तरफ देखता है। सेंथिल कहता है, भाई इसको फिट नहीं आएगा, और अपनी कमर से चांदी की तगड़ी उतार कर उसको दे देता है। वो गुस्से में उनकी तरफ देखने लगती है। सेंथिल कहता है, इसे आप ब्रेसलेट की तरह पहन सकती हैं, अगर नहीं चाहिए तो वापस दे दो। और उन्हें वहां से भी अप्रूवल मिल जाता है। लास्ट में फाइल जमा करने के लिए वो एक सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं। वो फाइल देखकर कहता है कि सब कुछ ठीक है। ये सुनकर ब्रोकर कहता है, सब कुछ ठीक है, इसके लिए कितने रुपए देने हैं? और अपनी जेब से रिश्वत की पर्ची निकालने लगता है। कार्तिक का दोस्त कहता है, जब वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है तो इसे क्यों निकाल रहे हो, जेब में रखो इसे। कार्तिक फॉर्म पर साइन करने वाला होता ही है कि इतने में उस ऑफिसर से फॉर्म पर शाही गिर जाती है। ये देखकर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं अपशगुन तो नहीं होने वाला। वो ऑफिसर उन्हें एक दूसरा फॉर्म देता है और जैसे ही कार्तिक साइन करने वाला होता है तो लाइट चली जाती है। ये देखकर ब्रोकर सोचता है कि अगर इसने साइन नहीं किया तो मुझे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा, और कार्तिक से कहता है कि यहाँ तो लाइट आती जाती रहती है, तुम साइन करो। लाइट आने के बाद वो साइन कर देता है और जब मकान मालिक उसे घर की चाबी दे रहा होता है तो उसके हाथ से चाबी नीचे गिर जाती है। ये देखकर कार्तिक सोचता है कि इतने सारे अपशगुन हो रहे हैं, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला, क्योंकि उसे ये घर सस्ता मिल रहा था और उसे इस घर की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता और चाबी लेकर सीधा लड़की के घर चला जाता है। कार्तिक लड़की के पिता से कहता है कि बचपन से मेरा कोई परवाह नहीं था, जब से अनु मेरी ज़िंदगी में आई है वो मेरी फैमिली है, हम बस आपका आशीर्वाद लेकर शादी करना चाहते हैं। लेकिन लड़की का पिता पहले से ही कार्तिक को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो किराए पर उसी के यहाँ पर रहता था। इसलिए उसने उसके सामने ऐसी शर्त रखी कि वो पूरा ना कर पाए। लेकिन कार्तिक घर खरीदने में कामयाब हो जाता है। लड़की का पिता रिश्ते के लिए मना कर देता है। कार्तिक का दोस्त सेंथिल कहता है कि हमें अनु ने ही यहाँ बुलाया है, जब तक वो मना नहीं करेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सुनकर वो अपनी बेटी अनु को धमकाने वाली आवाज़ में बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहती हो? वो मना कर देती है और कहती है कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, और रोती हुई अंदर चली जाती है। ये देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह अनु शादी के जोड़े में कार्तिक के घर पहुँच जाती है। कार्तिक कहता है, जब तुमने कल शादी के लिए मना कर दिया था तो आज यहाँ पर क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। वो कहती है, कल मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि पापा के सामने अगर मैं शादी के लिए हाँ करती तो वो मेरी बहुत पिटाई करते, और ये देखकर तुम भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाते और आपस में लड़ाई कर बैठते। जब मामला शांत हो जाएगा हम दोनों घर चलेंगे। सेंथिल कार्तिक से कहता है कि पता नहीं ये कल नाटक कर रही थी आज कर रही है, मुझे तो इस पर डाउट हो रहा है। अनु कहती है, तू निकल यहाँ से। और दोनों अपने अपने दोस्तों को गवाह बनाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। वहां से दोनों सीधा अपने नए घर के लिए निकल जाते हैं और सारा सामान लगाकर घर को रहने लायक बना देते हैं। कार्तिक को अपनी बिल्डिंग का इंचार्ज बना दिया जाता है। बिल्डिंग का गार्ड उसे सलाम करने लगता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि मुझे सलाम क्यों कर रहे हो? वो कहता है, सर आप बिल्डिंग के नए इंचार्ज हैं इसीलिए। अगले कुछ दिनों तक उनकी ज़िंदगी हँसी खुशी बीतने लगती है।
एक रात उनकी बिल्डिंग पर बिजली गिरने की वजह से अजीब सी चमकदार दरार आ जाती है और वो दरार उनके कमरे की दीवार तक आ जाती है। अगली सुबह कार्तिक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और अनु घर का काम करने में लग जाती है। सफाई करते हुए वो अलमारी के पीछे देखती है कि वहां पर किसी बच्चे ने एक छोटी सी पेंटिंग बनाई है, जिसकी फोटो वो कार्तिक को भेज देती है। काम को लेकर ऑफिस में कार्तिक के अपने क्लाइंट के साथ बहस हो जाती है, लेकिन उसका कलीग एडिसन कार्तिक का ही साथ देता है और कुछ साइंस की बातें करके क्लाइंट को ही गलत साबित कर देता है। ये देखकर सैनफिल कहता है कि मुझे नहीं पता था भाई, तू इतना पढ़ा लिखा है, आज से मैं तेरी रिस्पेक्ट करूंगा। अनु बाथरूम में नहा रही होती है, तभी घर का टीवी अचानक से ऑन हो जाता है और चैनल अपने आप ही बदलते रहते हैं और एक कार्टून पर आकर रुक जाते हैं। जब वो टीवी की आवाज़ सुनती है तो बाथरूम से बाहर आकर टीवी चलता देख हैरान हो जाती है। वो कमरे में इधर उधर देखती है और टीवी को बंद करके जैसे ही मुड़ती है वो अचानक से दोबारा ऑन हो जाता है। ये देखकर वो डर से कांपने लगती है और टीवी का प्लग ही निकाल देती है। वो कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही होती है और अचानक से भागती हुई जाती है और उस पेंटिंग को देखती है जो उसने सुबह देखी थी। और अब उस पेंटिंग में एक घर बना होता है, जहाँ सुबह सिर्फ एक बॉक्स बना था। वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है ताकि कार्तिक को दिखा सके। अगले दिन एक बच्चे को कमरे में बैठे हुए दिखाया जाता है, जो बेड पर गेम खेल रहा होता है। वो देखता है कि अचानक से पंखा चल गया है और लाइट का स्विच ऑन हो गया है। थोड़ी देर बाद ही अलमारी अपने आप ही खुल जाती है। वो धीरे से अपने बेड से उठता है और घबराता हुआ अलमारी की तरफ बढ़ता है और उसे बंद कर देता है। वो जैसे ही मुड़कर वापस आ रहा होता है तो अलमारी अपने आप ही दोबारा खुल जाती है। लेकिन जब वो उसे दोबारा बंद करने जाता है तो अलमारी को कोई बाहर से लगा देता है। इधर अनु अपनी रसोई में गंदे बर्तनों को सिंक में रखकर वापस कमरे में चली जाती है। उसके जाते ही सिंक का नल अपने आप ही चालू हो जाता है। जब वो वापस किचन में आती है तो देखती है कि नल तो पहले बंद था लेकिन अब चालू है। वो उसे गौर से देखती है और देखते देखते नल अपने आप ही बार बार बंद होने लगता है और चालू होने लगता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। जब कार्तिक घर आता है तो उसे सारी बात बताती है और वो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर घर की सारी वायरिंग और नल चेक कराते हैं। इलेक्ट्रीशियन सारी वायरिंग और नल चेक करने के बाद कहता है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ी थी, वो मैंने ठीक कर दी है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्तिक उससे कहता है कि तुम खुद तो डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो, खराब वायरिंग और नल की वजह से तुम्हें लग रहा है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। वो कहती है घर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, नहीं तो फ़ैन उस वक्त क्यों ऑन होता जब मैं पूजा कर रही थी, ताकि मैं पूजा ना कर सकूं। अगले सीन में उस बच्चे को दिखाया जाता है जो अलमारी में बंद हो गया था। उसके माँ बाप उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं क्योंकि उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। जब डॉक्टर उसके मुंह में थर्मामीटर लगा रहा होता है तो उसके मुंह में कुछ देखकर कहता है कि ये वाइट वाइट पाउडर सा क्या है। उसकी माँ कहती है कि ये डर रहा था तो मैंने उसके मुंह में भभूति डाल दी। डॉक्टर कहता है कि इसे तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम इतनी आइसक्रीम क्यों खाते हो। उसके माँ बाप कहते हैं कि इसने आइसक्रीम नहीं खाई, हम दोनों काम पर जाते हैं तो इसे अकेला घर पर छोड़ जाते हैं। आज ये घर पर अकेला था तो कुछ देखकर ज़्यादा ही डर गया, इसलिए इसको बुखार हो गया है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ था। वो उसे सारी बात बताता है और वो कहता है कि हमारे घर में भूत है। डॉक्टर उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस बार भूत दिखाई दे तो उससे उसका नाम पूछना, अगर तुम्हें जवाब ना मिले तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि घर में भूत नहीं है। अगले दिन अनु सब्जी ले रही होती है और वहाँ खड़ी सभी औरतों से पूछती है कि जिस फ्लैट में हम रहते हैं उस घर में किसी की मौत हुई थी क्या। वो सब इस बात से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वो सब्जी वाला कहता है कि एफ ब्लॉक में एक फैमिली रहती थी जिसका पूरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। वो उससे पूछती है कि क्या वो फैमिली F1 अपार्टमेंट में रहती थी। सब्जी वाला कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा ठीक से याद नहीं है। अगले दिन अनु उस पेंटिंग को देखकर दंग रह जाती है। वो देखती है कि उस पेंटिंग में जो घर बना है उस पर F1 लिखा है और 3 लोगों की तस्वीर बनी है और माय फैमिली माय हाउस लिखा हुआ है। वो घबराकर तुरंत कार्तिक को फ़ोन करती है। जब वो फ़ोन मिला रही होती है तो पीछे से टेबल की ड्रॉअर अपने आप ही खुलने और बंद होने लगती है और वहाँ पर रखी कुर्सी अपने आप ही नीचे गिर जाती है और टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है जिस पर कार्टून चल रहे होते हैं। जब वो बाहर भागने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। आसपास के सभी पड़ोसी उसके घर आ जाते हैं। कार्तिक भी अपनी जॉब से तुरंत वापस घर आ जाता है। वो उससे कहती है कि अंदर दीवार पर बनी पेंटिंग को देखो। वो पेंटिंग को देखता है तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? वो पेंटिंग अपने आप ही बड़ी होती जा रही है। कार्तिक कहता है कि तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। अनु कहती है इस घर में कुछ तो है जो हमें इस घर से जाने के लिए कह रहा है। कार्तिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है तुम्हें तो पहले से ही ये घर पसंद नहीं था। कभी कहती हो नल अपने आप चल रहा है, कभी कहती हो टीवी अपने आप चल जाता है। तुम इस घर में रहना ही नहीं चाहती इसलिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही हो। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। उसी रात कार्तिक जब बैठा होता है तो खिड़की से हवा आने की वजह से वो उसे बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे बंद करके बैठता है तो खिड़की अपने आप ही दोबारा खुल जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुलता है और एक बच्चे के पैरों के निशान फर्श पर बनने लगते हैं। वो उनका पीछा करता हुआ कमरे तक जाता है और वहाँ रखी कुर्सी अपने आप ही हिलने लगती है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है। अगले दिन वो घर में पूजा करवाते हैं। पंडित जी उनसे कहते हैं कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं बल्कि सकारात्मक शक्ति है।
इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक धागा देकर चले जाते हैं। रात को वो दोनों एक जगह बैठे होते हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा अपने आप ही खुलता है और बंद हो जाता है। कमरे की लाइट अपने आप ही जल जाती है। वो अनु से कहता है, जाकर फ़ोन ले आओ, पंडित जी को कॉल करके बुला लेते हैं। जब वो अंदर जाती है तो ज़ोर से चिल्लाती है। कार्तिक जब अंदर पहुँचता है तो वो दीवार की तरफ इशारा करती है जिस पर लिखा होता है, क्या इस घर का कोई मालिक है? अनु कार्तिक से कहती है, यहाँ कोई हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तुम भी लिखकर बात करने की कोशिश करो। कार्तिक दीवार पर यस लिख देता है और फिर अपने आप ही अगली लाइन लिखने लगती है जिस पर लिखा होता है, तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक कहता है, ये नाम क्यों पूछ रहा है? फिर आधार कार्ड मांगेगा क्या? अनु उससे अपना नाम लिखने के लिए कहती है। वो कहता है, तुम्हारे साथ अपना नाम जोड़ लिया इतना काफ़ी नहीं है, अब भूत के साथ नहीं जोड़ूंगा। वो उसके हाथ से मारकर ले लेती है और दीवार पर कार्तिक लिख देती है। जब वो कार्तिक का नाम लिख रही होती है तो दूसरी तरफ उस बच्चे माही के कमरे की दीवार पर भी कार्तिक लिख जाता है। वो भाग कर जाता है और अपने पेरेंट्स को दीवार पर लिखा हुआ दिखाता है। उसकी माँ कहती है, तूने ये सब क्या लिखा हुआ है? वो कहता है, सिर्फ मैंने नहीं लिखा, भूत ने भी लिखकर मुझे जवाब दिया है। उसके पिता रमेश उससे कहते हैं, ऐसा लग रहा है तूने भूत की कहानी पढ़ ली है। एक बार मैंने भूत को खून की उल्टी करा दी थी। वो माही से बात कर रहा होता है, इतने में दीवार पर कुछ लिखने लगता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। रमेश कहता है, बेटा कहीं तू जादू तो नहीं कर रहा? माही कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा पापा, वो अपने आप ही लिख रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा तू बार बार ये क्यों बोल रहा है, वो लिख रहा है, ये वो कौन है? माही कहता है, मैंने आपको बताया था ना, जब मैं घर पर अकेला था तो एक भूत आया था, ये वही भूत है। वो अपने पापा से कहता है, आप कुछ भी लिखोगे तो वो लिखकर जवाब देगा। रमेश दीवार पर लिखता है कि मेरा नाम रमेश है, तुम्हें क्या चाहिए? तो दूसरी तरफ भी उनकी दीवार पर लिख जाता है। ये देखकर अनु हंसने लगती है। कार्तिक कहता है कि तुम क्यों हंस रही हो? वो कहती है कि भूत लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, इसलिए। जब वो ये लिखता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो अनु कहती है, इससे गोल्ड चेन मांग ले क्या? कार्तिक लिखता है, भूत जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बस ये घर छोड़कर चले जाओ। दूसरी तरफ रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, भूत मुझे इज्जत दे रहा है, मुझसे जी कहकर बात कर रहा है। इतने में कमरे में रखा गिलास गिर जाता है। वो तीनों के तीनों डर के मारे कोने में छप जाते हैं। रमेश कहता है, ये भूत हमारे आसपास ही है, जरा धीरे बात करो। उसकी पत्नी बहुत धीरे धीरे बात करने लगती है। रमेश कहता है, ए पागल औरत, इतना भी धीरे बात मत करो जो मुझे ही सुनाई ना दे, भूत तो बाद में सुनेगा। वो कहती है, किसी तांत्रिक को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। रमेश सोचता है कि इतनी रात को कौन सा तांत्रिक मिलेगा। माही कहता है, पापा भूत की कोई अधूरी इच्छा रह गई होगी, अगर हम उसे पूरा कर दें तो वो यहाँ से चला जाएगा। रमेश दीवार पर लिखता है कि मरने से पहले तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा रह गई है तो हमें बता दो, हम उसे पूरा कर देंगे। दूसरी तरफ ये देखकर अनु बहुत डर जाती है और कहती है कि कार्तिक ही हमें मारना चाहता है, इसलिए हमारी आखिरी इच्छा के बारे में पूछ रहा है। कार्तिक कहता है, भूत जी आप चाहते हैं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमें जान से मत मारना, हमारी अभी अभी शादी हुई है। ये देखकर रमेश अपनी पत्नी से कहता है, देखा तुमने, भूत मेरी बातों से डर गया है, मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसकी पत्नी कहती है, उधर देखो क्या लिखा है, भूत जी, वो भी हमको भूत समझ रहा है। फिर रमेश लिखता है, अरे वो पागल भूत, हम भूत नहीं हैं, भूत तो तुम हो, हम तो अभी जिंदा हैं। ये देखकर कार्तिक भी लिखता है कि हम भी अभी मरे नहीं हैं, हम भी अभी जिंदा हैं। जब रमेश ये पढ़ता है तो उसके सर के चारों तरफ चिड़िया घूमने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर माही अपने कमरे का पंखा चला देता है। उसके पंखा चलाते ही कार्तिक के घर का पंखा भी चल जाता है। जब वो दोनों देखते हैं कि पंखा चल रहा है तो वो जल्दी से दीवार पर लिखता है कि हमें डराने की कोशिश कर रहे हो क्या? हमारे कमरे का पंखा क्यों चलाया? रमेश की पत्नी लिखती है, हमारे बेडरूम का पंखा ऑन करने से तुम्हारे बेडरूम का पंखा भी ऑन हो जाता है क्या? ये देखकर कार्तिक और अनु का दिमाग चकरा जाता है। अनु दीवार पर लिखती है कि देखो क्या तुम्हारे कमरे में भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और कार्तिक से लाइट ऑन ऑफ करने के लिए कहती है। जैसे ही वो लाइट ऑन ऑफ करता है तो रमेश के घर की लाइट भी ऑन ऑफ होने लगती है। रमेश की पत्नी लिखती है कि हमारे घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। दूसरी तरफ से अनु लिखती है कि क्योंकि हम ही ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये देखकर उन दोनों का दिमाग घूम जाता है। फिर कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है और वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो अनु ने अपने घर पर महसूस करी थी। फिर कार्तिक और रमेश अपनी अपनी दीवार पर लिखते हैं कि किसी तरह हमारा घर आपस में जुड़ा हुआ है, और एक दूसरे से अपने घर का पता पूछते हैं। दोनों के घर का एड्रेस एक जैसा ही होता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। वो एक दूसरे को कॉल करते हैं लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिलता। वो एक दूसरे से घर के बाहर बने पार्क में मिलने के लिए कहते हैं। दोनों अपने अपने घर के बाहर बने पार्क में चले जाते हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। रमेश के घर के बाहर बारिश हो रही होती है जबकि कार्तिक के घर के बाहर मौसम बिल्कुल ठीक होता है। जब वो दोनों वापस अपने अपने घर आते हैं तो रमेश कहता है कि तुम हमें पागल समझ रहे हो क्या? 15 मिनट से हम बारिश में तुम्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन तुम वहां पर नहीं आए। ये देखकर कार्तिक लिखता है कि हमारे घर के बाहर तो बारिश नहीं हो रही। कार्तिक उनसे तारीख पूछता है और फिर महीना, और लास्ट में जब साल पूछता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि रमेश 2012 में है और वो 2022 में। कार्तिक कहता है, पता नहीं किसी तरह से हमारे घर आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखकर रमेश कहता है, हमें पागल मत समझो, हमें पता है तुम्हें यहाँ से कैसे भगाना है। और अगले सीन में पूरी फैमिली दीवार पर झाड़ू और चप्पल लटकाकर उस पर तांत्रिक की तरह तंत्र मंत्र का जाप करने लगती है।
मंत्र जाप करने के बाद पूरी फैमिली ईसाइयों के कपड़े पहन लेती है और हाथ में बाइबल लेकर इंग्लिश में भूत को भगाने लगती है। ईसाइयों के बाद पूरा परिवार मुसलमानों के भेष में नमाज पढ़ने लगता है और जिन को भगाने लगता है। और लास्ट में वो हिंदुओं के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगते हैं और भूत को भगाने लगते हैं। दूसरी तरफ कार्तिक अपनी दीवार पर हल्दी लगे हुए दिखता है और उस पर पानी डालकर उसे धो देता है। कार्तिक कहता है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? हमें अभी भी भूत समझ रहे हो? रमेश कहता है, तुमको भूत नहीं समझे तो और क्या समझे? तुम हमेशा फ्यूचर की बातें करते रहते हो, तुम भूत नहीं तो और क्या हो? कार्तिक अनु से कहता है कि इन्हें किस तरह समझाऊं मैं, और जब अपने फोन की तरफ देखता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैं इंटरनेट से 2012 में कल होने वाली घटना को देखकर इन्हें बता दूं तो इन्हें पक्का यकीन हो जाएगा कि हम फ्यूचर से हैं। कार्तिक कहता है कि कल हमारे सीएम हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हैं। एक बस गड्ढे में गिर जाएगी और धोनी छक्का मारकर मैच जिता देगा। अगले दिन रमेश की फैमिली अपने अपने काम पर चली जाती है और कार्तिक की कही बातों को याद करने लगती है। और शाम होते होते वो सारी घटना हो जाती है जो कार्तिक ने कही थी। रात को जब रमेश की फैमिली घर आती है तो वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं, जिससे कार्तिक को पता लग जाता है कि वो घर पर आ चुके हैं और बात करना चाहते हैं। जब वो दीवार की तरफ जाकर देखते हैं तो रमेश लिखता है कि तुमने जो जो कहा था वो सच हो गया है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता था? कार्तिक कहता है कि मैंने इंटरनेट से देखकर आपको बताया है और आने वाले दिनों के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ। रमेश कहता है, अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि तुम 2022 में हो। उधर से कार्तिक भी कहता है कि हमें भी यकीन हो गया है कि आप 2012 में हो। हमने यहाँ रहने वाले सभी लोगों के बारे में पढ़ा, जिसमें आपकी फैमिली के बारे में भी लिखा हुआ था। अगले दिन कार्तिक अपने साथ काम करने वाले एडिसन से इसके बारे में जिक्र करता है। वो उसे पूरी डिटेल में बताता है कि तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे तुम्हारे और उस फैमिली के बीच एक रास्ता खुल गया है। उधर रमेश भी इसके बारे में जानकारी कर रहा होता है। वहाँ भी एक साइंटिस्ट उसे बताती है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे तुम दोनों के बीच का रास्ता खुल गया है और तुम दोनों का टाइम आपस में मिल गया है। और दोनों साइंटिस्ट उनको बताते हैं कि आपके घर का कंट्रोल उनके पास है और आज से दोनों इनविजिबल हाउसमेट हैं। कार्तिक अपने बाथरूम में नहा रहा होता है, तभी वो देखता है कि टॉयलेट का फ्लश अपने आप ही ऑन हो गया है। उधर रमेश टॉयलेट में बैठा होता है और देखता है कि शावर अपने आप ही चालू हो गया है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं और बाथरूम छोड़कर बाहर आ जाते हैं। उधर अनु टीवी देख रही होती है और 2012 में रमेश की पत्नी चैनल चेंज कर देती है। ये देखकर दोनों आपस में लड़ने लगती हैं और चैनल चेंज करने लगती हैं। गुस्से में आकर अनु दीवार से प्लग ही निकाल देती है। इसी तरह घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है और दोनों फैमिली एक दूसरे से परेशान हो जाती है। कार्तिक ऑफिस जाने से पहले अपनी टेबल पर एक ज़रूरी फाइल रख देता है और दूसरी तरफ रमेश अपनी दुकान पर जाने से पहले खाना खा रहा होता है, जिससे गलती से दाल गिर जाती है और कार्तिक की सारी फाइल पर लग जाती है। जब वो ऑफिस जाता है तो वहाँ पर सब फाइल देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। रमेश की फैमिली की वजह से कार्तिक को रात भर नींद नहीं आती, जिससे वो ऑफिस में सोने लगता है। एक दिन कार्तिक काम करते करते सो जाता है और रोबोट को ऑन करके छोड़ देता है, जिससे वो रात भर चलता रहता है और ओवर हीटिंग की वजह से ऑफिस में आग लग जाती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक रात रमेश अपनी बालकनी में बैठा हुआ अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें घर छोड़ देना चाहिए। हमारी वजह से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और बेचारे की नौकरी भी चली गई। ये सुनकर उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है और घर छोड़कर जाने से मना कर देती है। अगले दिन रमेश घर की लाइट ठीक कर रहा होता है और घर के मेन स्विच को बंद करके उसके बाहर लिख देता है कि 2 घंटे तक इसे ऑन मत करना। जब अनु घर आती है तो देखती है कि घर में लाइट नहीं है। वो अपनी पड़ोसन को बुलाकर लाती है। वो कहती है घर का मेन स्विच ट्रिप हो गया होगा, इसलिए लाइट नहीं आ रही, और अलग-अलग स्विच ऑन करके चेक करने लगते हैं कि घर में लाइट आ रही है या नहीं। उधर 2012 में रमेश के हाथ से प्लास गिर जाता है। वो उसे उठाने की बजाय अपने दांतों से ही तार छीलने लगता है। उधर अनु अलग-अलग स्विच ऑन करके चेक करती रहती है। जैसे ही वो मेन स्विच ऑन करती है, रमेश दोनों तारों को पहले ही छील लेता है। वो दोनों तारों को आपस में हाथ से जोड़ने वाला होता है, लेकिन उसके हाथ लगाने से पहले ही अनु को याद आता है कि मेन स्विच शायद 2012 वाली फैमिली ने बंद किया होगा। वो तुरंत वहां पड़ती है जिस पर लिखा होता है कि 2 घंटे तक लाइट को ऑन मत करना, और रमेश के तारों को हाथ लगाने से पहले ही लाइट को ऑफ कर देती है। फिर रमेश दूसरे तार को अपने दांतों से छीलता है, लेकिन तार उसके दांतों में फंस जाता है। उधर 2022 में कार्तिक अपने घर पर आता है और लाइट बंद देखकर स्विच ऑन कर देता है, जिससे रमेश को बहुत तेज झटका लगता है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और उसकी जान बच जाती है। रात को जब रमेश और उसकी पत्नी घर आते हैं तो वो दीवार पर लिखकर कार्तिक और अनु से लड़ने लगते हैं। ये देखकर अनु को बहुत बुरा लगता है और वो कार्तिक से घर बेचने के लिए कहती है। कार्तिक घर बेचने के लिए सबसे बात करने लगता है और उसे एक खरीदार मिल जाता है। कार्तिक और अनु दीवार पर लिखते हैं कि संडे को हमारे घर पर एक फंक्शन है और उन्हें 2 घंटे के लिए घर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। संडे का दिन भी आ जाता है, लेकिन खरीदार आने में लेट हो जाता है। वो उससे कहता है कि कुछ दिन पहले ही तो तुमने घर खरीदा था और अब बेचने की बात कर रहे हो, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? खरीदने से पहले मैं सब कुछ चेक करूंगा। वो दरवाजे पर हाथ मारकर सारा दरवाजा तोड़ देता है।
फिर दीवार में उँगली मारकर छेद कर देता है और उसका पूरा प्लास्टर निकाल देता है, यहाँ तक कि उसका सरिया भी तोड़कर बाहर निकाल देता है। फिर वो दरवाजे की हैंडल को ज़ोर-ज़ोर से हिलाकर चेक करने लगता है, जिससे उसका हैंडल भी उसके हाथ में आ जाता है। इधर 2 घंटे बीत जाते हैं और रमेश की फैमिली अपने घर पहुँच जाती है। जब दरवाज़ा खुलता है तो अनु ये देख लेती है। रमेश बाथरूम का फ्लश ऑन कर देता है। ये देखकर वो खरीदार कहता है कि फ्लश अपने आप कैसे ऑन हो गया? अनु कहती है सर ये ऑटोमेटिक है, इसमें सेंसर लगा है, जैसा एयरपोर्ट पर लगा होता है वैसे ही। ये सुनकर खरीदार बहुत खुश हो जाता है। जब वो अपना हाथ धोने वाला होता है तो पानी अपने आप ही चलने लगता है। कार्तिक कहता है सर इसमें भी सेंसर लगा है। इसी तरह घर की लाइट पंखा भी अपने आप चल जाता है। कार्तिक कहता है सर पूरे घर में सेंसर लगा हुआ है। ये सुनकर खरीदार कहता है कि ये घर मैं ज़रूर खरीदूंगा, इसे किसी को मत बेचना। वो उन्हें एडवांस पेमेंट देने वाला होता ही है कि रमेश के घर में पार्टी चल रही होती है जिसमें सभी बच्चे कुर्सी को पलट रहे होते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है और डरता-डरता बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाकर वो दीवार देख लेता है जिस पर सब कुछ लिखा होता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन रमेश अपने कपड़ों पर प्रेस कर रहा होता है, तभी कोई बाहर आकर दरवाजे की घंटी बजाता है, तो वो प्रेस छोड़कर बाहर चला जाता है। उधर कार्तिक बेड पर बैठा हुआ अपने दोस्त से बात कर रहा होता है और घर के सारे कागज़ बेड पर ही छोड़ देता है। उसके दोस्त से प्रेस नीचे गिर जाती है जिससे बिस्तर पर आग लग जाती है और घर के सारे कागज़ जल जाते हैं। ये देखकर अनु बहुत परेशान हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। वो कार्तिक से भी साथ चलने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है। रात को कार्तिक अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। बातों-बातों में एडिसन को एक आइडिया आता है। वो कार्तिक से कहता है कि 2012 में हमें रमेश की फैमिली को ढूँढना पड़ेगा। कार्तिक एक-एक करके उन सभी से बात करता है जिन्हें उनके बारे में थोड़ा बहुत भी पता होता है। उधर 2012 में वो साइंटिस्ट भी रमेश से कहती है कि ये सब सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है कि आपको 2012 में कार्तिक को ढूँढना होगा। तो रमेश भी कार्तिक को ढूँढने के लिए निकल पड़ता है। वो सभी पिज़्ज़ा के आउटलेट पर जाता है जहाँ पर कार्तिक ने उसे बताया था कि वो 2012 में काम करता था। एक जगह जाकर उसे कार्तिक का नंबर भी मिल जाता है। वो उसे सारी बात बताता है और अपने घर आने के लिए कहता है। कार्तिक ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो बाद में आएगा। उधर कार्तिक भी रमेश को ढूँढ लेता है। वो उसे सारी बात बताता है लेकिन रमेश को कुछ भी याद नहीं होता। कार्तिक गुस्से में उससे लड़ने लगता है। तभी एडिसन का फ़ोन आता है। वो कहता है कि अभी जिस रमेश से तुम बात कर रहे हो वो रमेश अलग है और 2012 वाला रमेश अलग है। उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर वो उसे छोड़ देता है। हाथापाई में कार्तिक के हाथ से रमेश की फैमिली का फ़ोटो गिर जाता है। फ़ोटो देखकर वो उनके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है और कार्तिक अनु को कॉल करके घर बुला लेता है। रमेश अपनी वाइफ़ को साथ लेकर कार्तिक के घर पहुँच जाता है और कार्तिक उन्हें उस दीवार को दिखाता है। वो रमेश से दीवार पर कुछ लिखने के लिए कहता है ताकि वो अपने पुराने रूप से बात कर सके। सेंथिल घंटी बजाकर 2012 वाली रमेश की फैमिली को दीवार के पास बुला लेता है। उधर 2022 में रमेश दीवार पर लिखता है कि मैं 2022 वाला रमेश हूँ और कहता है हम दोनों एक ही इंसान हैं। इस वक्त मैं 2022 में हूँ और तुम 2012 में। 2012 में उन दोनों को लगता है कि कार्तिक और अनु दोनों मिलकर उन्हें पागल बना रहे हैं। 2022 में रमेश कहता है कि तुम हमसे कुछ ऐसा पूछो जो बात सिर्फ हम दोनों को ही पता हो। 2012 में उसकी पत्नी रमेश के सपने के बारे में पूछती है और 2022 में रमेश उस सपने को ठीक-ठीक बता देता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि 2022 वाला रमेश वही है। यंग रमेश पूछता है कि 2022 में ज़िंदगी कैसी चल रही है और माही कैसा है? उधर से दूसरा रमेश कहता है कि माही अब मर चुका है। वो उससे आज की तारीख पूछता है। तारीख बताने पर 2022 में रमेश कहता है कि जल्दी बाहर जाओ, हमारा बेटा मरने वाला है, उसे जाकर बचाओ। वो बाहर जाते हैं तो उनका बेटा माही बारिश में खेल रहा होता है, जिसका हेलीकॉप्टर पेड़ पर फंस जाता है। वो उसे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। रमेश और उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए बाहर भागते हैं लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। इतने में कार्तिक भी अपनी बाइक लेकर उसके यहाँ पहुंच जाता है। वो माही की आवाज़ सुन लेता है और जैसे ही वो पेड़ से नीचे गिरने वाला होता है कार्तिक उसे बचा लेता है। जब वो दोनों माही को बचाकर घर लाते हैं तो दीवार पर माही के चारों तरफ एक लकीर खींच देते हैं जिससे दीवार पर उसकी एक पेंटिंग बन जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही भावुक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि माही उनके पास ही है और उसके गले लगकर रोने लगते हैं। 2022 में रमेश कार्तिक से कहता है कि मैं उनसे बात करूंगा और उनसे घर छोड़ने के लिए कहूंगा, लेकिन कार्तिक उनसे बात करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि ये घर आज से आपका ही है। यहाँ पर पहले भी आप रहते थे और आज भी आप ही रहेंगे। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो अनु और मैं हैं और अपना घर रमेश के हाथ में सौंप कर चले जाते हैं और यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है।